हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियोस हमारे नॉर्मल वीडियोस से कुछ अलग है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जो अभी तक शिक्षा नीति चली आ रही थी उसमें कुछ परिवर्तन होने जरूरी थे। तो आइए जानते हैं कि ये परिवर्तन हमें क्यों लाना पड़ा और क्या ये परिवर्तन हमारी एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचा है कि नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से था। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य का अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें ऐसी क्या कमियां रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता हुई। साथ ही क्या ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था। तो चलिए देखते हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। और जो अभी शिक्षा नीति आई है यानी वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है। और इस नई शिक्षा नीति के साथ ही मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय यानी MHRD का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब चलिए देखते हैं शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है। तो इस नई शिक्षा नीति में 5334 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। अब आइए देखते हैं कि 5334 क्या है। तो पहले 5 यानी 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2। उसके बाद 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कक्षा 3, 4 और 5 शामिल होंगे। उसके बाद 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण, जिसमें ग्रेड 6, 7, 8 शामिल होगा। और फिर 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण, जिसमें ग्रेड 9, 10। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की कक्षा के लिए प्राथमिकता देने का स्वीकार किया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई भी बाध्यता नहीं होगी। यानी बच्चों को जिस भाषा में अपना करिकुलम कंटिन्यू करना है वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, उन पे कोई भी भाषा चुनने का प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों पे भी ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय उपलब्धता के अनुसार उन्हें बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, नृत्य और मार्शल आर्ट जैसी चीजों से साझा कराया जाएगा।
यानी उन्हें हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी जो उनके मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास पे भी ध्यान देंगी। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार की जाएगी। छात्रों के सामने विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या कहें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस और सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसके बाद छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय में सहायता प्रदान करने के लिए यानी कहें एक तरीके से उनके काउंसलिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। यानी अब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही उनके फ्यूचर से रिलेटेड जो डिसीजंस लेने हैं उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी। बात करें शिक्षक व्यवस्था से संबंधित सुधार की, तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर शिक्षकों का प्रमोशन होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास भी किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अपने अगले वीडियो में हम शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार यानी एक टीचर बनने के लिए जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं उसको विस्तार से समझेंगे। बात करें उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। यानी अब बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें और नई सीट्स को जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम के छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है तो आप उसको 1 साल पूरा करके छोड़ सकते हैं और उसको वापस से दोबारा कभी और कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना आपने उसको पूरा कर लिया होगा उसके हिसाब से आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री दी जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय यानी सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI है, इसके 4 निकाय होंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद या शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। एक सामान्य शिक्षा परिषद जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए
अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद ये संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। एक उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद जो निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। देश में आईआईटीज और आईआईएम्स के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बना सकेगा। बात करें डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की, तो एक स्वायत्त निकाय के रूप में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। चलिए अब बात करते हैं पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधानों की। तो भारतीय ज्ञान प्रणालियों, जिसमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। आकांक्षी जिले यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे क्षेत्र, जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र यानी स्पेशल एजुकेशनल जोन्स के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेंगे। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए, जो हमारी पहले की शिक्षा नीति थी उसमें परिवर्तन की आवश्यकताएं थी, क्योंकि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता ही थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए इस शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकताएं थीं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु इस नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। अगर इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। थैंक यू।